मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी गारंटी दी है। ये गारंटी है यूपी को पेपर लीक मुक्त करने की। प्लान ऐसा है कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक कराने की सोच भी नहीं पाएगा। योगी की पुलिस का आरोपियों पर हंटर चलना शुरू हो चुका है और जल्द ही बुलडोजर एक्शन भी होगा। अगले 48 घंटे बेहद अहम है क्योंकि यूपी से ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में होगी। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिटाने का वादा किया था। 50 दिन के भीतर उनका ये कमिटमेंट पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री योगी ने बेटियों महिलाओं को भय मुक्त माहौल देने की बात डंके की चोट पर कही। उसमें वो 100% खरे भी उतरे। योगी ने यूपी पर लगे बीमारू राज्य का टैग हटाने का संकल्प लिया था। 7 सालों में योगी ने उसमें कामयाबी पा ली। योगी ने यूपी में निवेश की आंधी लाने को अपना मिशन बनाया। उसमें भी वो बहुत हद तक सफल रहे। और अब योगी ने यूपी के नकल माफियाओं के खात्मे का प्रण लिया है। उस तरफ उन्होंने कदम भी बढ़ा दिए हैं। पेपर लीक के गुनहगारों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी टू दिल्ली, हरियाणा टू बिहार छापेमारी चल रही है। एसटीएफ और पुलिस की टीमें उन आरोपियों की धरपकड़ कर चुकी हैं या कर रही हैं जिन्होंने यूपी में पेपर लीक कराने का क्राइम किया। अधिकारी हो या बाबू, बिहार में अंडरग्राउंड हो या पाताल में छिपा हो, योगी का लाउड एंड क्लियर कट मैसेज है, कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा। सोमवार सुबह 391 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने धर दबोचा। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी के अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में रडार पर आए संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। योगी के अल्टीमेटम को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कई आरोपियों ने अपने सोर्स के बारे में तड़ातड़ उगलना शुरू कर दिया। जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जिन भी छात्रों के, अभ्यर्थियों के मोबाइल पर पेपर सॉल्व होके आए हैं, उनको उनकी ट्रेल को ट्रेस करना होगा। और ये ट्रेस करने में ट्रेल को एसटीएफ को महारत था। योगी न सिर्फ कमिटमेंट करते हैं बल्कि उसे पूरा करके भी दिखाते हैं। और इस बार तो छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। गाजियाबाद से एग्जाम देने वाली रिया चौधरी को गिरफ्तार किया तो उसने गुरबचन की डिटेल दी और वहां से पता चला कि मोनू मलिक और कपिल से तार जुड़े हैं। लखनऊ के कृष्णानगर से सत्य अमन की गिरफ्तारी हुई तो सामने आया कि नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था और नीरज का मथुरा के रहने वाले किसी उपाध्याय से कनेक्शन है। इसी तरह झांसी से रजनीश रंजन को लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप में पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसका लिंक बिहार के रंजीत डॉन से है। एसटीएफ की टीम ने नकल करने वाले छात्रों और उनके हेल्पर यानी सॉल्वर गैंग की ब्रीफ डिटेलिंग की तो पता चला कि असल में यह नेटवर्क बहुत पहले से एक्टिव था और प्लान के तहत पेपर को सोशल मैसेजिंग ऐप के जरिए वायरल करा दिया गया। खुलासे के बाद मोनू मलिक और कपिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले सरगना हैं। मथुरा का उपाध्याय भी पश्चिमी यूपी में नकल कराने वालों में सक्रिय बताया जा रहा है, जबकि डॉन रंजीत का रैकेट बिहार में एक्टिव है। अब इन सब का क्या एक ही सोर्स है, एक ही कनेक्शन है, इसका पता लगाया जा रहा है। कानपुर में कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की गई ताकि सिंडिकेट की सच्चाई सामने आ सके। अब एसटीएफ ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। जानकारी मांगी क्या है? पहला, कितनी एजेंसियां इस परीक्षा को कराने में इन्वॉल्व रही हैं। उस एजेंसी का, अलग अलग एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिनकी जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। अब पुलिस भर्ती बोर्ड को यह बताना पड़ेगा कि किस एजेंसी को कौन सा काम दिया गया था, कितने एक्सपर्ट हायर किए गए थे जो इस पेपर को सेट कर रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। अब उन एक्सपर्ट को उनसे जो इनपुट मिला, उन्होंने जो पेपर डिजाइन किया उसे एक साथ कैसे कंपाइल करके बनाया गया और फिर कौन सी एजेंसी उन्हें लेकर प्रिंटिंग प्रेस के पास गई। क्योंकि जो एसटीएफ मानकर चल रही है यही वो कड़ी है कि जो एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंची उसी कड़ी के बीच पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक को लेकर योगी किस तरह एक्शन में हैं, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पुलिस भर्ती का एग्जाम 6 महीने में कराने का ट्वीट किया तो उस वक्त वो दिल्ली में थे और फिर लखनऊ पहुंचते ही योगी ने इस पर एक्शन के आदेश दिए।
हालांकि इसके बाद भी यूपी में पेपर लीक पर पॉलिटिक्स ऑन है। पहले अखिलेश ने सवाल उठाए, अब मायावती ने भी पेपर लीक पर चिंता जताई। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार पेपर लीक हुआ है या फिर अखिलेश यादव का दामन पाक साफ रहा। साल 2016 में आरओ और एआरओ का पेपर लीक हो गया। 2016 में ही आर्मी के ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट का पेपर लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा था। 2015 में यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। 2014 में कंबाइंड पैरामेडिकल टेस्ट का पेपर भी आउट हो गया और रद्द कर दिया गया। तब भी पेपर लीक की जांच एसटीएफ ही करती थी, लेकिन गिरफ्तारी इतने बड़े लेवल पर नहीं होती थी। योगी आए तो इसका होमवर्क किया और उस नेक्सस को टारगेट करना शुरू किया जो नौजवानों से खिलवाड़ करते हैं। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की 25 करोड़ आबादी में 6 करोड़ 37,28,007 युवा हैं, जो कि देश के किसी भी स्टेट से ज्यादा हैं। और ये यूथ न सिर्फ यूपी बल्कि देश की तकदीर और तस्वीर भी फ्यूचर में बदल सकता है। इसलिए योगी फ्रंट पर भी मेहनत कर रहे हैं और फोकस युवाओं को नौकरी दिलाने और बेरोजगारी दर घटाने पर है। इसी का नतीजा है कि 2017-18 में यूपी की युवा बेरोजगारी दर 16.7% थी, जो 2022-23 में घटकर 7% पहुंच गई। यूपी के नौजवानों का योगी के ग्राउंड वर्क पर भरोसा बढ़ा है और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आस ये लगाई जा रही है कि यूपी जल्द ही नकल माफिया मुक्त हो जाएगा। योगी जी का जो भी निर्णय रहा है, अब से शुरू से लेकर अब तक सभी माफियाओं को धराशायी कर दिए, तो उन पे पूरा भरोसा है हमें और हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरी छात्रों को, पूरे अध्यापक जितने टीम हमारी, सबको पूरी भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है कि वो जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे और दोबारा इस तरह का कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था, ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है, भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सब लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, फिर वहां तक जाओ फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर अपने आप को भी निराशा होती है कि हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो गया, अब हमारा क्या होगा। ये उम्मीद है कि पकड़े जाएं वो लोग जो भी हैं। योगी अगर कहते हैं कि पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेकर वो नजीर पेश करना चाहते हैं तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं और इसे 24 के इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। असल में ये मुद्दा चुनावी हो भी नहीं सकता। अगर नकल माफियाओं के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप लिया गया तो इसका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करती है। शिकायत आई, हजारों बच्चे मुझसे भी आकर के मिले, हम लोगों ने भी योगी जी से निवेदन किया था, उसको स्वीकार किया है। बच्चों के भविष्य को कोई ऐसा व्यक्ति जो अपात्र है वो चुन करके ना जाए और पात्र छूट ना जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसका योगी जी बहुत बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में पूरी पवित्रता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के काम किया है। इस परिधि में कोई भी यदि किसी के द्वारा भी कोई गड़बड़ी की जाएगी उसको आदरणीय योगी जी कभी न बर्दाश्त करते हैं, न उसको किसी भी तरीके से संरक्षित करेंगे। इसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। सवाल पेपर लीक है तो जवाब योगी सरकार के पास भी है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। संभवतः यह एफआईआर लखनऊ में दर्ज होगी, फिर इसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
सीएम योगी पहले ही नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने और बुलडोजर अभियान स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पेपर लीक की मिस्ट्री सॉल्व होते ही आरोपियों का योगी अपने स्टाइल में हिसाब किताब करेंगे। फिलहाल नीरज यादव की डिटेल सामने आ चुकी है। बलिया का रहने वाला नीरज यादव पहले कोस्ट गार्ड में नौकरी करता था। इसके खिलाफ इलाके के एक शख्स ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में लेन देन के जरिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि कोस्ट गार्ड का विभागीय एग्जाम हुआ तो उसमें फेल हो गया और फिर 1-1.5 साल तक नौकरी के बाद वापस गाँव आ गया। गाजियाबाद और बिहार के अभ्यर्थियों ने नीरज यादव के नाम का खुलासा किया, जिसके बाद अरेस्टिंग हुई और इसके करेक्शन की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि ये तो एक मोहरा भर हो सकता है। पेपर लीक का असली किंगपिन कोई और है। योगी की पुलिस उसी को खोजने में जुटी है। लखनऊ से मनीष यादव और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कल 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। लेकिन मतदान से पहले यूपी से एक बड़ी खबर आई। अखिलेश यादव ने आज अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया, लेकिन सपा के 8 विधायक डिनर पर पहुंचे ही नहीं, जिससे अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अखिलेश के डिनर में ना पहुंचने वाले विधायकों में राकेश पांडे, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल, अभय सिंह और मनोज पांडे के नहीं पहुंचने की बात भी कही जा रही है। तो लखनऊ में ही देखिए एनडीए की अहम बैठक हुई और उसी के साथ में अखिलेश यादव ने भी डिनर पर बुलाया था, लेकिन कई ऐसे चेहरे जो पहुंचे ही नहीं। तो अब इसके साथ क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, पल्लवी पटेल, ये वो नाम है जो नहीं पहुंचे हैं। अभय सिंह, मनोज पांडे हैं वो नाम। ये वो विधायक हैं जो डिनर में नहीं गए और उसके बाद अब क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो जाहिर तौर पर सता रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने गुनागणित सेट करने में जुटे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने भी बैठक बुलाई है। बीजेपी की बैठक लोक भवन में हो रही है। वहां पर राष्ट्रीय लोकदल सहित जो तमाम एलआई हैं उनके विधायकों को भी बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 3 प्रत्याशी राज्यसभा के समाजवादी पार्टी के हैं, जिसमें रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो आलोक रंजन है। ऐसे में जो संख्या बल है उससे कुछ वोट कम आलोक रंजन को समाजवादी पार्टी के खाते से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की बैठक अहम थी। आज की बैठक में जो विधायक पहुंच रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठावान है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं। उन विधायकों में चौंका देने वाला नाम मनोज पांडे का है, जो कि मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा पल्लवी पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं लेकिन अपना दल से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी सहित लगभग 8 नाम ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 1-1 वोट की लड़ाई है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा सभी पार्टियों को है। और इस खतरे के बीच समाजवादी पार्टी की बैठक से 8 विधायकों का नदारद होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। कैमरा सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रचंड जीत का दावा किया है। सुनवाते हैं आपको। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी की बैठक में बहुत सारे विधायक नहीं पहुंचे, आपकी तरफ तो नहीं आ गए? आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है। पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। पहले ही संकटों से जूझ रहे पेटीएम से एक और बुरी खबर आई है। पेटीएम के फाउंडर और चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि नेतृत्व में बदलाव सरल तरीके से हो सके, इसलिए शर्मा ने पेटीएम बैंक प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। 31 जनवरी को आरबीआई ने एक आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के ग्राहक खातों, वॉलेट और फास्टैग पर रोक लगा दी थी। आरबीआई ने आदेश दिया था कि 29 फरवरी से सभी निर्देश अमल में लिए जाएंगे। हालांकि
2 दिन पहले ही आरबीआई ने नया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। हालांकि पेटीएम बैंक की डेडलाइन बढ़ाने के साथ आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया था कि कंपनी की अन्य सेवाएं जारी रहेंगी। पेटीएम वाले क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो सब जारी रहेंगी। आरबीआई ने पेटीएम पर यह कार्रवाई क्यों की, ये भी आपको बता देते हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नियमों का पालन नहीं किया और इसीलिए ये फैसला जो है वो लिया गया। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सुधार के लिए भरपूर वक्त दिया गया, लेकिन कोई सुधार देखने को नहीं मिला। आरबीआई की कार्रवाई के बाद से ही पेटीएम के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। 31 जनवरी को जो शेयर प्राइस 761.20 रुपए था, वो 15 फरवरी तक 335 रुपए तक आ गया था। आज पेटीएम की शेयर जो हैं वो 427.94 रुपए के भाव पर बंद हुए। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे की खबर के बाद कल शेयर प्राइस में भारी उथल पुथल होने के पूरे आसार।